Good morning, dear students. This is Neelam. Welcome to शारदा सीनियर सेकेंडरी स्कूल. एज यू ऑल नो कि कल हमने अपना चैप्टर नया स्टार्ट किया था विच वॉज द मुगल एम्पायर. और कल की वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो मुगल्स थे उन्होंने हमारे इंडिया में एंट्री की. उनकी एंट्री की शुरुआत हुई पानीपत के युद्ध से. पानीपत वॉर जो हुआ था 1526 के अंदर इब्राहिम लोदी के साथ. इस वॉर के अंदर इब्राहिम लोदी हार जाते हैं. बाबर की मतलब इसमें विक्ट्री लेते हैं और इसी विक्ट्री के साथ ही इसी जीत के साथ ही हमारे इंडिया के अंदर मुगल एम्पायर की स्थापना होती है. तो मुगल एम्पायर के जो फाउंडर रहे हमारे इंडिया में वो हैं बाबर. ओके, तो आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और जिसमें हम मुगल डायनेस्टिक के बारे में ही स्टडी करेंगे. तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द 3 मेन विक्ट्रीज ऑफ बाबर. बाबर जो कि फाउंडर रहे हमारे इंडिया में मुगल एम्पायर के, उनकी कुछ विक्ट्रीज को हमने बताना है कि उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े और कब कब किए और उन्होंने मतलब कि विक्ट्रीज यानी कि वो जीते थे उन्होंने सभी युद्ध. ठीक है, तो फर्स्ट है बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत इन 1526. जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि पानीपत का फर्स्ट वॉर हुआ था 1526 में इब्राहिम लोदी के साथ. इसमें इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और बाबर इसमें विक्ट्री लेते हैं. नेक्स्ट हुआ था उनका राणा सांगा के साथ खानवा में 1527 में 1527 में जस्ट आफ्टर पानीपत फर्स्ट वॉर. ठीक है, तो खानवा का युद्ध होता है राणा सांगा के साथ 1526 के अंदर, जिसमें राणा सांगा डिफीट होते हैं. इसके बाद है 1528. जो ये तीनों ही वॉर हैं, तीनों के तीनों ही सीरियल वाइज हैं. 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध और 1528 के अंदर चंदेरी का युद्ध. बाबर डिफीटेड द राजपूत्स एट चंदेरी इन 1528. तो ये कुछ विक्ट्रीज थी बाबर की जो कि हमने इस क्वेश्चन के अंदर की हैं. नेक्स्ट आता है कि बाबर के बारे में कुछ हमें ब्रीफली बताना है कि बाबर कहाँ से थे, वो किसके मतलब डिसेंडेंट्स थे और उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े. सो लेट्स सी. बाबर वाज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट मुगल एम्परर. जैसे कि मैं पहले भी 2-3 बार आपको बता चुकी हूँ कि जो बाबर थे वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के हमारे इंडिया के अंदर. He was a descendant of Taimur and succeeded to the throne of Fargana in 1494. देखो वो तैमूर के डिसेंडेंट्स थे, तैमूर के वंशज थे और उनको थ्रोन मिला, किंगडम मिला, यानी कि वो शासक बने फरगना के 1494 के अंदर when he was only 12 year old, जब वो सिर्फ 12 ही साल के थे. ठीक है, यानी कि 12 साल के अंदर तैमूर के जो वंशज थे बाबर, उनको थ्रोन मिल जाता है 1494 के अंदर. ही वॉज फोर्स्ड टू लीव हिज एंसेस्ट्रल थ्रोन ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ अनदर मंगोल ग्रुप द उज्बेक्स. अब उज्बेक्स एक मंगोल ग्रुप था जो कि उनको फोर्स करते हैं और यानी कि उनका आक्रमण होता है बाबर के ऊपर और वो मजबूर हो जाते हैं अपने एंसेस्टर्स के थ्रोन को छोड़कर भागने के लिए. आफ्टर ईयर्स ऑफ वॉन्डरिंग ही सीज्ड काबुल इन 1504. 1504 के अंदर वो काबुल को जीत लेते हैं. बहुत मतलब घूमते हैं इधर उधर. उसके बाद इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी. और 1526 में वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा देते हैं पानीपत में और कैप्चर कर लेते हैं दिल्ली और आगरा को. तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि बाबर का क्या मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. बाबर जो थे मुगल एम्परर थे, मुगल के फाउंडर रहे हमारे इंडिया के अंदर और वो डिसेंडेंट थे यानी कि वंशज थे तैमूर के. और 12 साल की उम्र में 1494 के अंदर वो फरगना के शासक बन जाते हैं. लेकिन मंगोल ग्रुप उज्बेक्स आक्रमण कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं वहां पर, तो उनको मजबूरी से भागना पड़ता है वहां से. और कई सालों तक इधर उधर घूमने के बाद वो काबुल को जीत लेते हैं 1504 के अंदर. और 1526 में वो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराते हैं पानीपत के अंदर और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लेते हैं. सो इट वाज ऑल अबाउट बाबर.
Now next is write a brief note on Mughals tradition of succession. सक्सेशन का मीनिंग होता है उत्तराधिकार. उत्तराधिकार मतलब कि मान लो जैसे बाबर है, बाबर के बाद कौन उनकी गद्दी पर बैठेगा, कौन उनसे किंगडम को संभालेगा, तो वो किस तरीके से डिसाइड किया जाता था, उनका ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन क्या था. तो द मुगल डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रेमोजेंचर वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेड हिज फादर्स इस्टेट. वो देखो मतलब इस चीज में बिलीव नहीं करते थे कि जहां पर बड़ा बेटा ही फादर के स्टेट को संभालता है. इंस्टीड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूर कस्टम ऑफ कॉपर सेनरी इनहेरिटेंस. इसके अलावा उन्होंने मतलब कि एक समान उत्तराधिकार को प्रेफरेंस दी जो कि मुगल एम्पायर और तैमूर कस्टम के अकॉर्डिंग था, और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमंगेस्ट ऑल द सन्स. उसमें क्या होता था कि जो भी विरासत थी, इनहेरिटेंस था, वो सब भी बेटों में बांट दिया जाता था. ऐसा नहीं था कि बड़े बेटे को ही राज मिलेगा. ड्यू टू दिस ट्रेडिशन देयर वर फायरस रेबिलियंस बाय द मुगल प्रिंसेस. तो इसकी वजह से क्या होता था कि रेबिलियन यानी कि क्रांति हो जाती थी, विरोध हो जाता था थ्रोन के लिए, राज्य के लिए. इट वॉज एक्सपीरियंसिस व्हेन प्रिंस खुर्रम रिबेल्ड अगेंस्ट जहांगीर. ऐसा एक एग्जाम्पल है जैसे कि खुर्रम ने जहांगीर के अगेंस्ट विरोध किया, एंड औरंगजेब अगेन शाहजहां, और औरंगजेब ने शाहजहां के अगेंस्ट किया. ठीक है, तो ये था ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन मुगल एम्परर का, कि मुगल्स किस तरीके से सक्सेशन का ट्रेडिशन को फॉलो करते थे. तो वो फॉलो करते थे कॉपर सेंडरी इनहेरिटेंस को, जहां पर समान उत्तराधिकार जिसको बोला जाता है, जिसमें सभी बेटों को अधिकार दिया जाता है. इसके बाद है राइट सम फीचर्स ऑफ मुगल रिलेशन विद अदर रूलर्स. मुगल्स इंडिया के अंदर आते हैं तो उस दौरान जो अदर रूलर्स थे हमारे इंडिया में, उनके साथ उनके क्या रिलेशन रहे थे, कैसे रिलेशन थे. द मुगल रूलर्स कंपेन्ड कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट द रूलर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट देयर अथॉरिटी. अब कैंपेन का मीनिंग है कि एक मुहिम चलाना, एक आंदोलन चलाना. मुगल रूलर्स ने एक आंदोलन चलाया हुआ था कि जो भी कोई रूलर एक्सेप्ट नहीं करता था उनकी अथॉरिटी को, वो उसके अगेंस्ट जाते थे, उनके अगेंस्ट हो जाते थे. व्हेन द मुगल्स बिकेम पावरफुल मैनी अदर रूलर्स जॉइंट देम वॉलंटरीली. और जब मुगल पावरफुल हो गए तो कुछ जो रूलर्स थे अपनी इच्छा से ही वॉलंटरीली यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार ही उनको ज्वाइन कर लिया. जैसे कि एग्जाम्पल है राजपूत. ओके, मैनी ऑफ देम मैरिड देयर डॉटर इनटू मुगल फैमिलीज एंड रिसीव्ड हाई पोजीशंस. और इसका एग्जाम्पल है कि काफी सारे रूलर्स ने, राजपूत रूलर्स ने अपनी बेटियों का विवाह मुगल फैमिलीज में किया और एक मतलब काफी हाई पोजीशन को ऑब्टेन किया. ओके, तो ये था मुगल रूलर्स के कैसे रिलेशंस थे, यानी कि उनके अच्छे रिलेशंस थे अदर रूलर्स के साथ, मेनली राजपूत के साथ. राजपूत लोगों ने उनकी मतलब कि अगर जब वो पावरफुल में आए तो उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया, और कई अपनी बेटियों का विवाह भी मुगल डायनेस्टी में उन्होंने किया. तो ये था मुगल शासकों के बारे में. आज के लिए इतना ही. टेक केयर, गुड बाय.